अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मिली, लेकिन उनको रिहाई ना मिल सकी। उनकी ज़मानत का ऑर्डर सामने आने के बाद MPO के तहत उनको डिटेन कर लिया गया, लेकिन आज दोबारा अडयाला जेल से उनको पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं चाहता हूं कि आप देखें ज़रा कैसे उनको पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार किया। नहीं सर, आप सॉरी, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, तमीज से, तमीज से, और क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के कोई वो वाहिद लीडर नहीं है जिनको रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया हो। ये सिलसिला शुरू हुआ था छोटी अदालतों से, वहां पे अगर किसी शख्स को रिहाई मिलती है तो हमने देखा कि पुलिस उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। यहां तक नौबत आ गई कि पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस किस्म के रिमार्क्स दिए कि आपको रिहा नहीं किया जाएगा, आप जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। इससे पहले हम देख चुके हैं कि परवेज़ इलाही साहब को किस तरह गिरफ्तार किया गया था, उनको गाड़ी से निकाला गया, धक्के मारते हुए उनको लेके जाया गया। उसके अलावा दीगर अगर आप रहनुमाओं की बात करें, उनको भी मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया, रिहा किया गया। सिर्फ परवेज़ इलाही को तकरीबन 1 दर्जन दफ़ा, जी हाँ जी, 1 दर्जन दफ़ा गिरफ्तार और रिहा किया गया है। ये जो सारा सिलसिला है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये शुरू हुआ था लोअर कोर्ट से, और उस वक्त भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर आप आइन और कानून का इस तरह मजाक उड़ाएंगे तो ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक शख्स को जमानत देती है, लेकिन एक DC MPO के तहत उसको डिटेन कर लेता है। अब कुरैशी साहब को जो 9 मई को GHQ के ऊपर हमला हुआ था, उस मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। क्या इससे पहले पंजाब की पुलिस को पता नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस मुकदमे में मतलूब हैं या नामजद हैं, या उनसे कोई तफ्तीश करनी है? इस तरह की गिरफ्तारी से तो वो जो सारा मुकदमा है, जो एक जेन्युइन मुकदमा है, वहाँ पे हमने देखा कि 9 मई वाले रोज़ वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इस किस्म की गिरफ्तारी से तो वो सारा मामला जो है मशकूक होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे। और फिर दूसरा, हमने ये भी देखा कि जो निगरान हुकूमत है, उसके निगरान वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि तशद्दुद का इख्तियार वो रियासत के पास है, रियासत तशद्दुद कर सकती है। भाई रियासत और भी तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो रियासत को निभानी होती हैं, क्या सिर्फ तशद्दुद का इख्तियार ही उन्होंने इस्तेमाल करना होता है? हालिया अरसे में हमने इस तरह के वाक़यात भी देखे कि जो लोगों की बुनियादी आइनी, जिसे आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर भी हमने देखा कि कदगन लगाने की कोशिश की गई, चाहे वो कागजात नामजदगी का मामला हो, दीगर मामलात हो। लेकिन माजी करीब में नून लीग जो है इस किस्म के वाक़यात के हवाले से, या फिर जब कोई सरकारी एहलकार उनको रोकने की कोशिश करता था, उनका क्या मौक़िफ़ होता था? मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुने हमजा साहब क्या फरमा रहे हैं। सॉरी, सॉरी का तो नहीं देखा, कुछ नहीं हो गया, कोई क्या मतलब हुकूमत के मुलाजिम हो, किसी के साथी मुलाजिम नहीं हो, खुदा का खौफ करो, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं वो। जी, वो उसको याद करवा रहे हैं कि भाई तुम हुकूमत के मुलाजिम हो, किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं हो, वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं। तो जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, जो लोग इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो भी तो उसी आइन के तहत ही हिस्सा लेंगे ना, जिस आइन का जिक्र हमजा साहब कर रहे हैं, या फिर जिस आइन का जिक्र जो है PDM की हुकूमत करती थी, या फिर उस आइन का जिक्र PDM की हुकूमत उस वक्त करती थी जब वो लोग हुकूमत में नहीं थे, उस वक्त वो अपोजिशन में थे। आइन तो अभी भी वही है। हमने यहाँ पे भी ये भी देखा कि जनाब अगर किसी सियासी जमात के आइन के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन नहीं होते तो कोई नौरीन रोरी होती है, या कोई और शख्स जो है उसके ऊपर गमज़दा हो जाता है। तो ये जो पाकिस्तान का आइन है जिसके तहत इंतखाबात नहीं हो सके, ये जो पाकिस्तान का आइन है जिसके तहत एक अदालत ज़मानत देती है लेकिन शख्स को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस आइन के साथ जो सलूक हो रहा है, क्या इसके ऊपर भी कोई नसरीन, कोई मुश्ताक या कोई भी मोअज़्ज़िज़ दोस्त इसके ऊपर भी रोएगा, या इसी तरह सिलसिला चलता रहे? अब ये सारे मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान तो वापस मिल गया है, लेकिन जो उनकी सीनियर क़यादत है, जिस तरह आज हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया, बानी चेयरमैन वो भी अभी जेल में हैं, तो क्या वो इंतखाब लड़ सकेंगे? इसके अलावा दीगर जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी माहौल है, सियासी हालात हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून और रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार
किया गया। हम देख रहे हैं कि माजी करीब में भी इस तरह के वाक़यात हुए कि किसी को ज़मानत मिलती है लेकिन रिहा नहीं किया जाता, और अब ये वाक़या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली लेकिन MPO के तहत डिटेन कर लिया गया। तो इसको आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, ये अफसोसनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट में हमने इस्तदा की कि तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहे हैं। आपने कहा था कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस में किसी चीज़ को हायल नहीं होना चाहिए, और आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म और हिदायत दी थी कि वो इसको यकीनी बनाए, क्योंकि आर्टिकल 218 और 220 में तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे आते हैं। और देखें, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हैं, अगर इस किस्म की हरकतें करते हैं कि हमारे ये 4 दिन जो है, 2 दिन तो खैर बढ़ाए गए, वो ज़िले सुबहानी के इस्तदा पर बढ़ाए गए, लेकिन चले 4 दिन में जो हमारे उम्मीदवार और जो हमारे जो है प्रपोजर और सेकेंडर और जो हमारे वकला के साथ पाकिस्तान भर में जो हमें शिकायत मिली हैं, जो कुछ इन्होंने किया है उसकी तो इंतहा कर दिया है इन्होंने। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप देखिएगा कि जो रिकॉर्ड जो है यानी सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के फिर भी दाखिल हुए हैं, और स्क्रूटनी में फिर वही हरकतें कर रहे हैं। और इसलिए हमने तौहीन अदालत की दी हुई है दरख्वास्त कि आपकी तस्दीक। और ये शाह महमूद कुरैशी को जिस अंदाज से भोंडे तरीके से गिरफ्तार किया गया, देखें बदतमीजी भी की गई है। आपके चैनल्स ने, सब पाकिस्तान, सारी दुनिया ने देखा कि एक यानी सीनियर जो है सियासतदान जो कितनी मरतबा MNAs रहे हैं और जो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, यानी वज़ीर आज़म के बाद दूसरे नंबर पर होता है वज़ीर ख़ारजा, उसके कलमदान और उस शख्स से जो वैसे ही सराइकी वसेब से बहुत ही मुहज़्ज़ब है, उसके साथ इस तरह बदतमीज़ी की गई। ये तज़हीक सुप्रीम कोर्ट की भी है, ये सिर्फ उस शख्स की तज़हीक नहीं है, उसके बुनियादी हकूक़ को सलब नहीं किया गया है, उसकी जो है आज़ादी को सलब नहीं, उसके इलेक्शन को सैबोटाज करने की काबिल नहीं है। अच्छा खोसा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की भी तज़हीक की जी सर, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि इलेक्शन को भी सैबोटाज करने की साजिश भी है, और आप साथ ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, बेहतर परफॉर्मेंस भी करेंगे, तो ऐसे माहौल के अंदर आपको लग रहा है कि वाइस चेयरमैन, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं या आपके बानी चेयरमैन हो जाएं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, हमें तवक्को तो है कि बिल्कुल उनको जो है कोई ऐसी अमर माने नहीं है। बाकी कैंपेन की बात अगर आप कर रहे हैं तो कैंपेन PTI को ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे, हम देहाती हैं तो देहात में ज़मींदार जो है ना, वो अपना मिरासियों को खुद पैसे देकर तो ढोल के साथ इर्द गिर्द के देहातों में भेजता था कि मेरा टैका जाके बनाओ। तो ये तो हमारे ख़िलाफ़ जो भी अमल कर रहे हैं, ये जो है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पजीराई हो रही है, इससे इतने ज़्यादा यानी हमारे वोट बैंक का इजाफा हो रहा है, और इतना गम और गुस्सा जो है PDM और हुकूमत के ख़िलाफ़ है कि मैं कहता हूँ कि डरें उस गैज़ व गज़ब से। और 8 फरवरी का जो इनका नतीजा आने वाला है, ये इनके तो आसान ख़ता होंगे, और अमीरुल मोमिनीन फरमाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया पाकिस्तान में, और पहले तो कहते थे ना मुझे क्यों निकाला, अब वापस भी जाएंगे लंदन और फिर ये कहते हुए जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया पाकिस्तान में। अच्छा, ये इनका हाल होने वाला है, आप देखेंगे अनकरीब। अच्छा सर, जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनकी नाअहली का मसला जो है वो अभी भी कागजात नामजदगी के साथ जुड़ा हुआ है, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कि वो क्लियर हो जाएंगे कानूनी एतबार से? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। देखिए, हमने आज भी रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस से, बेंच में मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब भी साथ थे सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा कि हमारे जो है
कोर्ट ने सुबह के लिए, कल के लिए रखा है, चूंकि इस्तदा उन्हें की गई और वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी उन्होंने नंबर लगाया और उन्होंने कहा कल इसको फिक्स किया जाए। और हमने वो तमाम चीज़ों का अहाता किया कि आपका हुक्म यही था कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाए इलेक्शन कमीशन, और ये हाल और हशर हो रहा है इस मुल्क के इलेक्शन के साथ। जग हसाई हो रही है, न सिर्फ पाकिस्तान देख रहा है बल्कि दुनिया सारी में पाकिस्तान के इस इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक उड़ रहा है। अच्छा सर, हमने इस्तदा की है कि इसको जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जिस तरह इलेक्शंस के हवाले से बात की और इलेक्शन में एक जो बुनियादी चीज़ थी वो आपके सिंबल के हवाले से मसला था। अब एक पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला तो आया है लेकिन ये हतमी फ़ैसला नहीं है। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप सर कि आगे चल के जब ये मुकदमा चले तो सिंबल आपका बरकरार रहेगा, बल्ला जो है वो आपके पास ही रहेगा? देखें, इसमें मुझे कोई शायबा नहीं है, ये यकीनन रहेगा और कोई ऐसा बगले ना झांके और खुश ना हो, क्योंकि अगर कल आज हमारे साथ हुआ है, कल शेर चला जाएगा, उसके बाद परसों तीर की बारी आ जाएगी। सो इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी जमात को। मैं समझता हूँ सभी जमातों को ये सोचना चाहिए कि इस तरह का जो अमल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो ऐसी रीत को जस्टिफाई न करें और ना ही इसकी कोई पजीराई करनी चाहिए, बल्कि इसको कंडेम करना चाहिए और इस पर सभी जमातों को जो है यक ज़बान होकर इसकी मजम्मत करना चाहिए। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जहाँ मर्जी चले जाएं ये अदालत जो है, इसको अदालत चाहे वो डिवीज़न बेंच में जाए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक आए, ये इनका गैर आइनी गैर कानूनी जो है फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है कि किस हद तक ये तासुब रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ के जो बानी अरकान हैं, कुछ मामला उनका भी है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम पर्सनल कैपेसिटी में इस फैसले को चैलेंज कर देंगे। अकबर एस बाबर साहब की जानिब से इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो क्या उनकी जानिब से चैलेंज करने से कोई आप लोगों के लिए सेटबैक हो सकता है? नहीं, वो पार्टी की ही नहीं है, पहले तो उनकी पहली ही नालिश गलत थी। उनको पूछना चाहिए था भाई आप कौन होते हैं, आप पार्टी का हिस्सा हैं ही नहीं। अगर कभी बानी थे तो उसमें कई 3 आइन भी बदल चुके, वो मेंबर भी नहीं है, तो फिर उनका क्या सरोकार और उनका क्या ताल्लुक है। सो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। वो अगर अपनी औकात दिखाते हैं किसी के कहने पर या किसी के ईमा पर, किसी की अंगेख्त पर वो ऐसी जो है करते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा, सुभान अल्लाह। आप भी अपना ये करके देख लें, शौक पूरा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। पीटीआई का बल्ला रहेगा, पीटीआई के बल्ले के बगैर ना इलेक्शन हो सकता है, ना उस इलेक्शन की कोई हैसियत और वक़्त होगी, आप ये लिख लें। ठीक है। अच्छा सर, अब जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, एक तरफ ये भी बहस हमें सुनने को मिली कि जनाब ये पूरे पाकिस्तान में इसका इतलाक नहीं होगा, सिर्फ एक सूबे में होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है मुअत्तल किया गया है हुक्म और कहा गया है कि फौरी इसको बहाल किया जाए। सो ये पाकिस्तान सारे पर इसका अहाता होगा। ये बिल्कुल ये नहीं है कि एक सूबे तक इसका जो है इतलाक होगा और बाकी सूबों पर होगा। ये जो भी कह रहा है ये लाइल्मी और मैं समझता हूँ जहालत की वो पर मबनी है ये बात। अच्छा सर, आज भी आपकी अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई, उनके मुकदमात थे, उस सिलसिले में आप गए हुए थे। दूसरी तरफ आपने इलेक्शन भी लड़ना है, तो आपकी कैंपेन अब कौन चलाएगा हल्के में? इधर तो आप बिजी हैं सारे बानी चेयरमैन के मुकदमात के अंदर। देखिए, मेरी जो है कैंपेन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप यकीन कीजिएगा कि इतना प्यार दिया है आवाम ने, लोगों ने, चूँकि मैं आइन के लिए मैंने ये पिछले तकरीबन 20 महीने से मैं आइन कानून की बालादस्ती, जमहूर के हकूक़ के लिए और धरती माँ से प्यार करने का मैं दर्स देता रहा हूँ। मैं पार्टी लाइन से मावरा होकर मैंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया और जो मोहब्बत मुझे मिली है आवाम की तरफ से और हल्के के जितना लोगों ने मेरा पजीराई की है, मुझे किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरी
टॉप प्रायोरिटी मोहतरम इमरान खान के मुकदमात होंगे। मैं यकीन से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि वो बेगुनाह है और इंशाअल्लाह मैं उनको सारे केस से अल्लाह के हुक्म के साथ बरी करवाऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आपकी फैमिली के साथ भी एक वाकया पेश आया, उसके अलावा हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब औरों के ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस ने रोक लिया। तो हालिया दिनों में ही हमने देखा था कि जो बार कौंसल्स हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो अब जिस तरह ये वकला के साथ जो सलूक हो रहा है, तो आप लोगों ने बार कौंसल्स को अप्रोच किया है कि इसके ऊपर वो कोई मौक़िफ़ रखें, या फिर आप नहीं समझते कि इसकी ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, बार काउंसिल्स हमारी हैं, हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वकला को साथ लेके चल रही है, बल्कि हमारे तो आप देखेंगे 90% तकरीबन उम्मीदवार वकला ही होंगे। सो ये वकला की अपनी जमात है और वकला ही का अपना जो है ये उनका फरीज़ा है बुनियादी तौर पर कि वो तहफ़्फ़ुज़ करें अपना और अपने वकला का। सो बार मेरे बेटे ने हाईएस्ट वोट्स लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया इंतखाबात में। बार हमारे साथ हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। इसलिए जहाँ भी वकला को उन्होंने पाबा सलासिल किया है या पकड़ा गिरफ्त की है, वहाँ बार्स ने बड़ा सख्ती से रिएक्ट किया है और उनको मुखलसी देना पड़ी। वगरना आप देखें कि अगर बार एसोसिएशंस अपना पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन से अपना ला ताल्लुक़ कर लें तो ये कचहरियों में घुस नहीं सकते हैं। सो इसलिए हम बिल्कुल निज़ाम अदल में कोई रखना अंदाजी का नहीं करने देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के जो हथकंडे हैं ये इनका हम जानते हैं बड़ा अच्छा तरीके से तदारक करना, और इसका इंशाअल्लाह हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। काले कोट का हम तहफ़्फ़ुज़ करके रहेंगे, पाकिस्तान को हम संवारेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का तख़य्युल अल्लामा इकबाल वकील थे, पाकिस्तान की तकमील कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, पाकिस्तान का आइन जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो वकील थे, और पाकिस्तान की तहरीक अदलिया आज़ादी की भी वकला ने चलाई थी। और अब पाकिस्तान के में आइन बहाल करना, सरजमीन बेआइन से इसको बाआइन बनाना, वो भी इंशाअल्लाह वकला करेंगे। अच्छा सर, आपका एक मैं बयान सुन रहा था, उसमें आप शेख रशीद वाले से कह रहे थे कि मुश्किल वक्त में वो साथ रहे, आपकी जमात के साथ रहे, काफ़ी साथ रहा, यानी तहरीक इंसाफ के साथ रहे। तो अब क्या शेख रशीद साहब के साथ कोई इत्तेहाद होगा रावलपिंडी में, या फिर आप लोग उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे? क्योंकि इस हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, वो मेरे पास आए थे, पुराने ताल्लुकात तो अपनी जगह पर हैं। मैंने कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलने का आज़्म रखते हैं। अभी कोई ऐसी बात मैंने नहीं की है कि वो उनको कोई पार्टी ने जो है कोई इल्हाक किया या उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करते हैं या नहीं करते हैं, ये पार्टी फैसला करेगी। मैंने ऐसा कोई बयान को अगर सियाक़ व सबाक़ से हटके कोई दिया जा रहा है तो ये बड़ा वाज़ेह रहे कि ठीक है, हम चाहते हैं कि सभी सियासी क़ुव्वतें जो है वो आपस में जो मिलजुल कर चलें और हम ऐसी फ्रैक्चर्ड सोसाइटी ना दें जो वल्नरेबल हो और जिसके अंदर दरारें पैदा हों और कोई और जो है नॉन स्टेट एक्टर जो है मुदाखलत करके खुदा न खास्ता जमहूरियत का जो है वो बसाक लपेट दे। तो हम चाहेंगे, मैं तो जनरली यही कहता हूँ सभी को कि भाई आप सियासी लोग जो हैं वो मिलजुल कर जो है रूल्स ऑफ द गेम बना कर चलें, ताकि जो है हम यकीनी बनाएं शफाफ इलेक्शंस को। देखें, ये अवाम पाकिस्तान का हक है, हक हुक्मरानी और रियासत अवाम पाकिस्तान है, और ताबेदारी और वफादारी अवाम पाकिस्तान ही के साथ सभी से की वाबस्तगी होनी चाहिए। सो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सभी को जो है बैठकर मिलजुल के ये सारे मसाइल हल करने पड़ेंगे। सर, ये जो अगला इंतखाब आ रहा है 8 फरवरी वाला, उसके बाद आपको लग रहा है कि जिस इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर सकेंगे? और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत हो गई। तो आपको लगता है कि अगर उनकी हुकूमत आती है या आपकी हुकूमत आती है तो वो इस्तेहकाम मिल सकेगा पाकिस्तान को जो इस वक्त सबकी ख्वाहिश है? देखें, आप अनकरीब देखेंगे कि ज़िले सुबहानी जो है ये 8 फरवरी को ये फ्लाई आउट करेंगे और कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया।
पहले तो कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब ये कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, और ये वापस लंदन चले जाएंगे, इसलिए कि ये अपने हलकों में जाने लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास 20 महीने का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आवाम को दिखा सकें। और लोगों ने देख लिया है कि धरती माँ को लूटने वालों को वो बिल्कुल तीसरी चौथी मर्तबा लूटने का वो नहीं देंगे, अपना कंधे नहीं देंगे कि वो फिर लूट मार अच्छा सर, चले जाएं। पीटीआई किसी भी सूरत में इन दो जमातों के साथ कोई इत्तेहाद करेगी इलेक्शंस के बाद? देखें, पॉलिटिक्स में किसी चीज को भी आप जो है हरफ आखिर नहीं कह सकते, और सियासत नाम ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का नाम होता है, इसलिए इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन यकीनी बात है कि जिन्होंने धरती माँ को लूटा है उनके साथ जाहिर है कि पाकिस्तान के अगर अवाम जो है वो चाहते हैं कि उनसे कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और दौलत लूटी हुई को पाकिस्तान धरती माँ में वापस लाया जाए, तो लामहला हम जमहूर के साथ, अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ होंगे। लतीफ़ कोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। नून लीग के रहनुमा राजा रियाज साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा राजा साहब, हमें पता है कि आप इस वक्त हल्के में हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो आपका टिकट तो सर कंफर्म हो गया ना नून लीग का? उसमें फैसला होना है, मैंने अपने कागजात जमा करा दिए और बोर्ड के फैसले के बाद मैं कह सकूंगा कि मेरा टिकट कंफर्म है। अच्छा सर, जो नून लीग के हवाले से, आपकी जमात के हवाले से खबरें आ रही थी कि टिकट के मामलात के ऊपर कोई इख्तलाफ भी है, तो कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ है या फिर कोई ऐसा इख्तलाफ है जो हल हो जाएगा? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। हम सब मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ जो भी फैसला करेंगे हमें वो फैसला कबूल है। अच्छा राजा साहब, आप वो सियासी शख्सियत हैं कि हालिया महीनों में जिसने जो जो प्रेडिक्शन की वो दुरुस्त साबित हुई, चाहे वो इंतखाबात के हवाले से हो, निगरान वज़ीर आज़म का नाम आपने कहा कि जब मैं लूँगा या मैं सामने लेके आऊँगा वही बनेंगे, तो सर अब आप क्या देख रहे हैं, अगले वज़ीर आज़म कौन होंगे? इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप करेगी और 8 तारीख की शाम को वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ होंगे। अच्छा राजा साहब, हम देख रहे हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने पे टिकट्स भी अपने दे रही है, लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, लोगों को मुश्किलात हो रही हैं कागजात जमा करवाने में, तो आपको लगता है कि पंजाब में इतना खुला मैदान मिलेगा नून लीग को कि वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे? देखिए 2400 लोगों ने पंजाब में पाकिस्तान में पीटीआई की तरफ से टिकट जमा कराए हैं, और अगर कोई दहशतगर्द को पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया, ये इतने झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, बोगस प्रोपेगेंडा इतना करने के ये माहिर हैं कि जिसका कोई नाम नहीं। इनके कागज भी जमा हुए, आज स्क्रूटनी थी, पीटीआई ले आए, उनकी भी स्क्रूटनी हुई, उनके कागज भी पास हो गए, तो कोई फील्ड में इनको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक आधा वाकया जो किसी दहशतगर्द के खिलाफ होता है उसको इशू बना के पूरे पाकिस्तान का इशू बना देते हैं। ये इस चीज के ये मास्टर हैं, और ये फ्रॉड और झूठ, इनका लीडर भी फ्रॉडी है, ये भी फ्रॉडी है। अच्छा सर, क्लीन स्वीप जो आप कह रहे हैं पंजाब में, तो ये क्या सिर्फ सेंट्रल पंजाब तक की बात है या साउथ पंजाब में भी नून लीग सीटें निकालेगी? पूरे पंजाब में, सेंट्रल पंजाब भी और साउथ पंजाब, मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। जिस तरह आपने फरमाया कि पंजाब में आप लोग क्लीन स्वीप करेंगे, तो क्या उसके बाद आपकी जमात नून लीग इस पोजीशन में आ जाएगी कि आप वफाक में अकेले हुकूमत बना सकें? इंशाल्लाह पंजाब में हम अकेले हुकूमत बनाएंगे और वफाक में भी हमारे पास इतने वोट अपने जाती होंगे कि हम वज़ीर आज़म बना सके। लेकिन इसके बावजूद हम वफाक में इत्तेहाद करेंगे और दोस्तों को साथ मिलाएंगे और एक मजबूत वफाकी हुकूमत बनाएंगे, ताकि मुल्क को जो मसाइल है, मुल्क को जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली के महंगे बिल है, अवाम का इससे छुटकारा हो और एक मजबूत हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए वजूद में आए। वो तमाम चीज़ें जो है उनको हमने एड्रेस करना है और पाकिस्तान के अवाम को एक बड़ा रिलीफ देना है। अच्छा सर, वो जो वफाक में हुकूमत बनेगी, मखलूत पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा होगी?
पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत में होगी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी होगी। ठीक है, और वजीर आजम वही होंगे, नवाज शरीफ साहब भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब, आजम मियां नवाज शरीफ होंगे। राजा साहब, इस वक्त ग्राउंड पे आपका मुकाबला किसके साथ है? आप ऑब्वियसली हल्के में काम कर रहे हैं, तो कोई वोटर्स का मूड तो आपको समझ आ रहा होगा कि किससे मुकाबला आपका? मेरे भाई कोई मुकाबला नहीं है, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीतेगी और मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब होऊंगा। बाकी दूसरे नंबर पे जो जमात आएगी वो पीटीआई होगी पंजाब में काफी जगह पे। ठीक है। अच्छा सर, जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि वजीर आजम मेरी मर्जी का आएगा, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, और हालिया तारीख में हमने देखा कि आपकी प्रेडिक्शंस काफ़ी दुरुस्त साबित हो रही हैं, तो हमारे लिए तो मसला बन गया कि जरदारी साहब की सुने या आपकी माने। नहीं, जरदारी साहब भी इंशाल्लाह अपने हाथों से वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को बनाएंगे। राजा रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने राजा रियाज साहब की बात कहा कि जरदारी साहब अपने हाथों से नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएंगे, तो जरदारी साहब भी जो ये दावा कर रहे हैं कि वजीर आजम मेरी मर्जी से आएगा, राजा रियाज साहब का कहना है कि शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने अपने हाथों से मियाँ साहब को वजीर आजम बनाना है। वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम साहब। हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, रिसेंटली हमने देखा कि मेयर के इंतखाब में आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद नजर आया। अब इन इंतखाबात में इस स्टेज के ऊपर कोई इस वक्त कोई इत्तेहाद है या नहीं है? देखें, हमने तो नॉमिनेशन अपने पूरे फाइल किए हैं कराची में 47 सूबाई असम्बली की सीटों पे और 22 कौमी असम्बली की सीटों पे, और इसी तरह ज़ाहिर पीटीआई के दोस्तों ने भी नॉमिनेशन फाइल किए हैं और अभी स्क्रूटनी के अमल से गुजर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है चूँकि ज़ाहिर पीटीआई की जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें चेन ऑफ कमांड के इश्यूज़ हैं, तो कोई बहुत फ्रूटफुल बातचीत आगे बढ़ने का इम्कान ज़रा मुश्किल है। कोशिश हमने की है लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी मुश्किल में है और कोई किसी नतीजे पे पहुंचना इस वक्त दुश्वार है। तो अब तो इलेक्शन तो सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमने बल्दियाती इलेक्शन में भी 15 जनवरी को जब वो हुआ था, जब पब्लिक से वोट लिए थे, तो पीटीआई भी लड़ी थी, हम भी लड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी अब हम पूरे अपने मैसेज के साथ आवाम के सामने जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और बात की सूरत हाल में हर वक्त ही इस बात का इम्कान मौजूद होता है कि आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। जैसा सर आपने अभी फरमाया कि हमने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वो जो आपका मैंडेट था उसका उस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ आप लोग नहीं कर सके। कहा जा रहा था कि आप मेयर बनेंगे, आपका और जो तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद था उनके पास वाज़े अददी बरतरी भी थी। तो इस दफ़ा ऐसा आप क्या करेंगे कि मेक श्योर करें कि आपका जो मैंडेट है कम से कम उसका तहफ़्फ़ुज़ तो हो सके? एक्चुअली देखें ना, ये एक बड़ी जर्नी थी। पहला मरला तो ये था कि हम वोट भी हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चूँकि तवील अरसे से हम एक मेहनत और जद्दोजहद कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि इस बल्दियाती इलेक्शन से ये बात पता चली कि कराची के अवाम का रुझान वाज़े तौर पर जमात इस्लामी की तरफ है। अगरचे कि सेकंड पॉपुलर पार्टी यानी उसमें भी पीटीआई नज़र आई, लेकिन पीटीआई जो कि मुल्क की सतह पर और कराची में भी उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, खान साहब की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कराची के हवाले से लोग कराची के मैंडेट के हवाले से जमात इस्लामी को प्रेफरेंस देते हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंडेट मिला। हमने 87 यूसीज और 9 टाउन्स तो बचा लिए, लेकिन 4 टाउन्स और कम से कम 18-20 यूसीज जो है उस पर कब्जा हो गया। बहरहाल हम ये समझते हैं कि ये कब्जा भी हम छुड़ाएंगे और हमने गिव अप नहीं किया है। हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, हाई कोर्ट में मौजूद हैं, तहरीक अदम एतमाद का जो है वो ऑप्शन मौजूद है और अल्लाह ने चाहा तो हम ये कब्जा मेयर साहब का सिस्टम खत्म करेंगे और जमात इस्लामी का ही मेयर बनेगा शहर में। ठीक। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर? देखें, इलेक्शन कमीशन का किरदार जाहिर है कि हमने जो बल्दियाती इलेक्शन में देखा उसने तो बिल्कुल वाज़े तौर पर यह मैसेज दिया कि बल्कि ये तो एक पूरी कौम का एक नारा बन गया कि अगर कराची के मेयर जैसे इलेक्शन कराने हैं तो फिर इस इलेक्शन की एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की जहाँ तक बात है तो एक तरफ उनका पूरा जोर एक पार्टी की तरफ चल रहा है कि किसी तरह उनका निशान भी ना हो, उनका नाम भी ना हो,
और दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों को बादशाह सलामत बनाकर पेश किया जा रहा है और उसमें इलेक्शन कमीशन पेश है। ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन एक चीज़ खुशाइंद हुई है और वो ये है कि पीटीआई के तमाम लोगों के जितने लोगों ने चाहा नॉमिनेशन फाइल करना, मेरा ख्याल है कोई एक भी नहीं रुका और उससे एक मैसेज बहरहाल ये आ गया सामने कि नामजदगी की हद तक तो सब लोगों ने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। अब मेरा ख्याल है कि स्क्रूटनी और इन सब मरलों में इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चारों सूबों के गवर्नर इस वक्त भी पॉलिटिकल हैं। सिंध के गवर्नर एमक्यूएम के हैं, पंजाब के नून लीग के हैं, केपी के जेयूआई के हैं, बलूचिस्तान के भी हुकूमत के हैं। तो जब ये लोग जो हैं वो इनके गवर्नर्स, इनकी पार्टियों के गवर्नर्स मौजूद हैं, तो आप कैसे तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन शफाफ और साफ होगा? तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। यहीं से आगाज करेंगे तो क्रेडिबिलिटी बनना शुरू होगी। इसी तरह से स्क्रूटनी का ये अमल भी ठीक हो। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि अदलिया की तरफ से जो है वो ये तमाम आरओज डीआरओज होने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इसको कबूल नहीं किया। वो अदलिया को लाना चाहिए था ताकि शफाफियत किसी हद तक तो सामने आती। ठीक है। अच्छा सर, कराची में अब हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ धड़े थे वो भी इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको जमात इस्लामी को बड़ा चैलेंज किससे है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से या तहरीक इंसाफ से? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, साफ और सीधी बात, कि एमक्यूएम अब अज़कार रफ्ता है, उसको पब्लिक रिस्पांस नहीं मिल रहा। यूथ तो इससे कनेक्टेड है ही नहीं और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी अब एमक्यूएम से निकल कर उनका रुझान वाज़े तौर पर जमात इस्लामी की तरफ आता है, पीटीआई की तरफ आता है। लेकिन एमक्यूएम को अब कराची के ख़ास तौर पर महाजिर अवाम उस तरफ नहीं जाएंगे। उसकी रीज़न यह है कि 35 साल से एमक्यूएम के यही सारे फैक्शन है ना जो मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, राका एजेंट भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और उसके बाद सिर्फ मफाद के खातिर आकर बैठ जाते हैं। फिर जो मैंडेट एमक्यूएम को मिलता रहा, कराची तो आगे नहीं बढ़ा, कराची पीछे चला गया, बाकी शहर आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब कराची के अवाम एमक्यूएम से तो कनेक्ट ही नहीं करते। और दूसरी बात, जहां तक पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का जो रवैया मजमूई तौर पर है वो कराची दुश्मन है। वो पेरिफेरीज पर अपने वडेरा शाही निज़ाम के तहत असरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम शहर में तो पीपल्स पार्टी को पूछता ही कोई नहीं है। अब मैं ये मानता हूं कि पीटीआई की अपनी एक फॉलोइंग है, लेकिन बहरहाल पीटीआई के लिए भी ये सवालिया निशान जरूर हमेशा मौजूद रहा है कि उसकी तरजीहात में कराची शामिल नहीं रहा। और आपने भी ताज़ा देखा कि खान साहब ठीक है, मुश्किल में है, सब कुछ है, 3 जगह से उन्होंने अपनी नॉमिनेशन फाइल की है। वो इलेक्शन लड़ते नहीं लड़ते मुझे नहीं मालूम, लेकिन कराची से उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल नहीं की। तो बहरहाल कराची वाले इस बात को महसूस करते हैं और जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो भी कराची में उनके पास ऑप्शन सिर्फ जमात इस्लामी का है। ठीक है। अच्छा सर, अगर कराची की बात की जाए, आपके भी मेयर रह चुके हैं माजी में, यहाँ पे एमक्यूएम के मेयर भी रह चुके हैं, जो बहुत सारी बातें करते हैं एमक्यूएम के दोस्त, उनकी क़यादत, उसमें काफ़ी वजन है। कराची के साथ नाइंसाफियाँ तो हुई हैं, तो कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर आप एमक्यूएम से इतफाक़ करते हो कि हाँ ये कराची के साथ ज़्यादती हुई है, ये हमारा भी यही मौक़िफ़ है और इसके ऊपर कोई नज़रसानी होनी चाहिए। नहीं, नजरसानी तो कैसे हो सकती है? जो ज्यादतियों का नारा लेकर उठे लेकिन मजीद ज्यादतियां की इन्होंने। कराची का मैंडेट हमेशा इन्होंने सिंध के जागीरदारों और वडेरों की कुर्बानगाह पे कुर्बान किया, अपने मफादात हासिल कर लिए। ये जितनी लीडरशिप है इनके, पिछले जरा 35 साल पहले के हालात देख लीजिए और इनसे पूछिए इनका कारोबार क्या है, इनकी मुलाजमतें क्या हैं, और अब इनके बंगले, जायदादें, इनकी गाड़ियां, इनके लंदन, अमेरिका, इनके मलेशिया के होटल और इनकी चाइना कटिंग में जो कुछ इन्होंने अपने जो मेयरशिप में किया था, जो पूरा बेच कर खा गए, हमारे पार्क और खेल के मैदान कब्जा कर लिया पूरा। तो ये जो माल इन्होंने बनाया है, इसमें कराची के नौजवानों को क्या मिला है? मुलाजमतें अपने पसंद के लोगों को दी, सीटें बेच कर इन्होंने मुलाजमतें दी और सारा माल लेकर चले गए। तो इसलिए कराची के अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि ये कराची के लोग अपने नहीं है, अपने होते तो इस तरह करते। अच्छा सर, एक और चीज जो एमक्यूएम की क़यादत भी कहती है, उनकी लीडरशिप भी कहती है, वो अक्सर इंतजामी एतबार से छोटे सूबों की बात करते हैं और वो कहते हैं जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनको इख्तियारात नहीं दिए जाते। तो उसका तो हमने देखा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर भी, काउंसलर लेवल पे भी लोग इस चीज़ का गिला शिकवा करते हैं और वो एक आईनी तरमीम की बात करते हैं कि उस तरमीम के तहत जो मुकामी हुकूमतें हैं उनको इख्तियारात दिए जाएं। तो क्या आप कम अज़ कम उस मुतालबे की हमायत करते हैं कि आईनी तरमीम की जाए? नहीं, मैं उनका ये मुतालबा नहीं है, उनका तो उनको मुतालबा करने का हक नहीं है। हर रिजीम चेंज के मौके के ऊपर वो चौराहे पे बैठ जाते हैं कि कीमत लगाओ। वो तो इसका जवाब दें कि उन्होंने करवाया क्यों नहीं। वो 35 साल से हुकूमतों में मौजूद हैं, वो मुतालबा क्यों कर रहे हैं? वो तो इसका जवाब दें कि वो खुद हुकूमत थे, वो अपनी वजारतें इंजॉय कर रहे थे और उन्होंने ये काम करवाया क्यों नहीं। हमारा मुतालबा तो बनता है ना कि हम अपोजिशन में थे, वो तो हुकूमत में थे, तो असल में तो हमारा इनसे मुतालबा है। तो ये जवाब दें कि 1.5 करोड़ गिनती क्यों खा गए हमारी,
पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर एमक्यूएम ने कराची के ऊपर जो छुरा घोंपा है, इसके बाद क्या बातचीत होगी इनसे? 1.5 करोड़ गिनती से 9 सीटें कौमी की और 17 सीटें सूबाई की बनती हैं। आप बताएं, सिनेरियो ही चेंज हो जाता। लेकिन इसलिए इनके साथ हम बात नहीं करते कि इनसे बात करने का फायदा नहीं। एक तो ये कि इनकी अपनी कोई बात नहीं है, सीधे सीधे जा रहे होते हैं, एक टेलीफोन आता है, लेफ्ट में मुड़ जाते हैं, राइट में मुड़ जाते हैं, औरतों को आगे खड़ा कर देते हैं, बच्चों को पिटवाते हैं और लाशों पर सियासत करते हैं। तो अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अब बल्दिया फैक्ट्रियों को जलाने वालों का, भत्ताखोरों, दहशतगर्दों का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं और बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहे हैं। लोकल बॉडीज की इंपावरमेंट के लिए 29 दिन का धरना हमने दिया था। एमक्यूएम ने क्या किया था? एमक्यूएम ने उस वक्त रिजीम चेंज पर जो कुछ किया था 16 महीने में क्या किया? आईटी मिनिस्टर इनके रहे 5 साल, आईटी में क्या किया? हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप, हम अल्हम्दुलिल्लाह एम्पावर कर रहे हैं बगैर हुकूमत के। तो इसलिए अब तो ये बनता ही नहीं है। अब तो सीधी सीधी बात है कि कराची के अवाम को हम क्लियर मैसेज दे रहे हैं, कराची के यूथ को, कराची के खवातीन को, नौजवानों को, कि हमारे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म से भी काम करेंगे और हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह सिंध हुकूमत इस मरतबा। अच्छा सर, सिंध हमारा अहम तरीन रोल विफाकी हुकूमत में होगा। अगर सिंध में आप हुकूमत बनाएंगे तो जो सिंध के रूरल एरियाज हैं, उनके जो दीगर इलाके हैं, वहां पे भी ऑब्वियसली आपको वोट भी लेने पड़ेंगे, काम भी करना पड़ेगा। तो दही सिंध के ऊपर कितनी तवज्जो है आपकी? है, मैं मानता हूं इस बात को कि दही सिंध इतना आसान नहीं है और उसमें जो वडेराइज्म है इस कदर ताकतवर है कि उससे चीज़ों को निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप सिंध की पूरी सूरत हाल देखेंगे, इस मरतबा पहले हमने कराची, हमारा फोकस साहब हैदराबाद और सक्कर और नवाबशाह, इनमें तो है ही, लेकिन हम शिकारपुर, जैकबाबाद, कनकोट, इन सब जो सिंधी स्पीकिंग आबादियों वाले शहर हैं, इनको भी हमने बहुत फोकस किया है। फिर हम ज़ाहिर अदर देन पीपल्स पार्टी, और हम ये समझते हैं कि हम लोग मिलकर आगे मुस्तकबिल में काम कर सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत में अहम तरीन रोल होगा। हम फॉर्मेशन करेंगे हुकूमत की, और बहुत अरसे से जो लोगों की परेशानी थी ना कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं होके दे रहे, ऐसा पंजा गाड़ा हुआ है इस सिस्टम ने, अल्लाह ने चाहा तो सिंध के आवाम को इससे निजात मिलेगी। अच्छा सर, आप जब हुकूमत में बैठने की बात करते हैं, यकीनन वो एक इत्तेहादी हुकूमत होगी, तो क्या आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठ सकते हैं? सर, पीपल्स पार्टी ने तो ये सारी चीज रास्ते खुद ही बंद कर दिए ना। जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी के लोग हमारे पास आए, हमने कहा कि आप मैंडेट तस्लीम करें, मैंडेट तस्लीम करेंगे तो उसके नतीजे में बातचीत आगे बढ़ेगी। अगरचे कि आपका मजमूई कंडक्ट जो है वो कराची के लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, कोई बात हो सकती है, कोई डेवलपमेंट के ऊपर हमारा मुआहदा हो सकता है, कोई गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन उन्होंने न सिर्फ ये कि मैंडेट तस्लीम नहीं किया, बल्कि जो मैंडेट था उसको भी छीनना शुरू कर दिया। तो जब वो अपने रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं तो फिर उनसे क्या बात करेंगे? ठीक। अच्छा सर, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद होती है, 15 साल से तकरीबन वो वहाँ पे इक़्तिदार में हैं, लेकिन हमने ये देखा कि कराची के अंदर कुछ सीटें उन्होंने रीगेन की, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो दुरुस्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम की तरफ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। 30% लोग बल्दियाती इलेक्शन में अंदरून सिंध से बगैर बला मुकाबला जीत गए थे। हम हैरान थे कि यार पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा कैसे हो गई कि 30% लोग तो बिला मुकाबले ही जीत गए। लेकिन जब कराची में बल्दियाती इंतखाब हुआ तो हमें समझ में आ गया कि 30% लोग किस तरह से जीते होंगे। पहले तो बंदे बिठाने की कोशिश करो, धमकाओ, फिर उसके बाद नतीजे तब्दील करो। अब कराची की जिन आबादियों में इन्होंने इजाफी तौर पर सीटें ली हैं, उन तमाम जगहों पर उन्होंने धांधली के साथ ये काम किया है। 7400 वाला हार गया, 1200 वाला जीत गया। पूरा औरंगी टाउन पे कब्जा कर लिया। चनेसर टाउन सईद गनी साहब ने अपने भाई को काट के दे दिया, जिस तरह चाइना कटिंग में देते हैं। इसी तरह सफूरा टाउन पे कब्जा कर लिया, कोरंगी टाउन पे कब्जा कर लिया। सीटों पे कब्जा करके आरओज के जरिए नतीजे बदलवाकर, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर, पुलिस की ताकत से ये सारा काम किया है। कराची से उनका ताल्लुक और लेना देना तो कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि इस तरह से आए हैं। अब निस्बतन अब ज़ाहिर हुकूमत नहीं है उनकी, इस वक्त पुलिस उनकी उस तरह मातहत नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अगर ब्रीफली बता सकें कराची का जो वोटर है, जो सिंध का वोटर है, क्या वो जमात इस्लामी को एक प्रोस्पेक्टिव हुकूमत के तौर पे देखे, या फिर जो एहतजाजी सियासत है, जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, बस उसी के लिहाज से, उसकी नज़र से देखें आपको वो? नहीं, हुकूमत के लिहाज से देखे इंशाअल्लाह ताला। और हमारा हुकूमत में अहम तरीन रोल होगा। हम हुकूमत की फॉर्मेशन करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और 2 खुशखबरियां सिंध के अवाम को साथ मिलेंगी। कराची का मेयरशिप भी हम दोबारा से हासिल करेंगे, इस कब्जे को छुड़ाएंगे, यानी अदालत और इन सब जगहों पे। तो अपनी जगह जो तहरीक अदम एतमाद है वो हम वक्त के ऊपर लाएंगे और इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत भी बनाएंगे।
हाफिज नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन कर। आपने हाफिज साहब की बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आजकल आपको पता है हर प्रोग्राम में हम भी आपसे यही जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शंस ये जो हो रहे हैं, सियासी जमातें तो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन असल में ये इंतखाबात आप लोगों के लिए है। आपने बाहर निकलना है, वोट डालना है, अपनी पसंदीदा जमात को वोट डालना है और उसको वोट डालना है जो आपकी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।